नासिर हुसैन, आप सब खानेश अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास का क्रम में। ये हमारा अगला वीडियो है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्रम में हम लोग ये हमारा एक अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने इकाई 2 का यूनिट 2 का ही अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का जो आगमन है उसके क्रम में मैंने बता के रखा था, जो कि बहुत एक अच्छे तरीके से मैंने पार्ट वाइज मैंने बता के रखा है उसमें। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे, वो रहेगा यूनिट 2 इकाई 2 अध्याय चैप्टर नंबर कितना है 4 है, ये अध्याय 4 है। इसमें ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, या फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया पोजिशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। जब भारत पर जब विजय पाते हैं तो उस टाइम पर शुरुआती तौर पर हिंदुस्तान का क्या पोजीशन था, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन या फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जिधर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है, उसका पतन का काल मुगल एम्पायर का शुरू होता है, वहीं अंग्रेज कहीं न कहीं क्या मजबूत होते हुए जा रहे हैं। मुगल क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं और अंग्रेज ऊपर की तरफ आता है। अगर उस टाइम पर अगर मुगल एम्पायर भी अगर पीक पर रहता, ब्रिटिश भी रहता, तो फिर शायद अंग्रेजों का जो हमें इतना बड़ा हिस्ट्री पढ़ता शायद देखने को ना मिलता। लेकिन हकीकत तो हकीकत है। हकीकत यहाँ पर यह है कि मुगल एम्पायर डाउन हो गया और ब्रिटिश ऊपर हो गया। हम उसके हिसाब से देखते ऐसा क्यों हुआ, जिसकी वजह से जो अंग्रेज जो है भारत पर अपनी बहुत बड़ी एक कामयाबी पाया, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें मुगल साम्राज्य के पतन का काल में, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुगल एम्पायर का शुरुआती दौर क्या था। शुरुआती दौर में अगर हम देखें, प्रारंभिक मुगल शासक या फिर अर्ली मुगल एम्पायर जो है 1526 से लेकर के 1707 तक बहुत अच्छे बेहतर ढंग से चलता है। आप सब जानते हैं कि मुगल लोगों का जो संस्थापक है, जो फाउंडर था, वो था बाबर था, जो कि 1526 में पानीपत की लड़ाई से मुगल एम्पायर का जो आगाज शुरू हुआ था, जो कि 1530 में यह मर जाता है। जो पहले जो प्रारंभिक या फिर अर्ली मुगल लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, वो लोग मजबूत थे। उनका सैन्य अभियान देखें, मिलिट्री ऑपरेशन देखें, इसकी हम प्रशासनिक व्यवस्था देखें, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो, और दूसरे और जो राज्य होते थे उसके साथ उसकी पॉलिसी, उसकी रणनीति और उसकी जो पॉलिसी थी बहुत अच्छी थी। और खास करके थोड़ा सा अगर हम देखें तो औरंगजेब का टाइम पर राजपूतों के साथ हो या फिर सिखों के साथ हो या फिर अलग राजपूतों के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। उसकी जो रणनीति जो चलाई थी, उसने थोड़ा सा पॉलिसी अभियान थोड़ा सा सही नहीं था, जिसका असर पड़ता है किस पे, कि मुगल का डिक्लाइन होने पे। जरा हम इसको क्रम वाइज देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे फटाफट। देखिए, ये पार्ट तो हालांकि देखिए इस चैप्टर जो है ये बिल्कुल आपका मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के दोनों का बीच का है, दोनों का कंबाइन से ही बना है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना जरूरी पड़ जाता और इसी बहाने आपका रिकॉल भी हो जाएगा। देख लेते हैं, बाबर का जो आता है 1526 में और 1530 तक रहता है, उसको हम इसके बारे में स्पेशली पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा हम इस पर रिकॉल कर लेते हैं, जो हमारे लिए तो ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो हुमायूं, जैसे कि याद रखना हुमायूं के बारे में कि 1540 से लेकर के 1555 तक, याद रखिएगा 1540 से लेकर के 1555 तक एग्जाइल हो जाता है। यहां से वो भाग जाते हैं। कौन भगाता है उसको? शेरशाह सूरी भगा देता है। फिर वो 1555 में भारत आता है, फिर 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना 15 साल के लिए वो देश से बाहर रहता है। फिर हुमायूं के बाद अकबर आता है। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक, और दादा ने पहला लड़ाई लड़ा था किसका? पानीपत का। पोता ने दूसरी लड़ाई लड़ दी। और फिर ये 1605 तक अकबर रहता है। फिर जहांगीर का काल शुरू हो जाता है। वो 1605 से लेकर के 1627 तक रहता है। यही जहांगीर जिसे हम क्या बोलते हैं? सलीम बोलते हैं, मुगले आजम साहब, यही है। आ रही बात समझ में? अब हम लोग देख ले शाहजहां का। शाहजहां का अगर हम लोग टाइम पीरियड अगर हम देख लें, वो 1627 से लेकर के 1657 तक। औरंगजेब की जो डेडलाइन है वो है 1658 से लेकर 1707 तक, जब इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, ये थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन था, ये इसका है पार्ट तो ये नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ा तो थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर ले। अब शुरुआत जो आती है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का या फिर पतन का काल शुरू होता है किसमें? उत्तर मुगल काल या फिर पोस्ट मुगल पीरियड से। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उसके बाद जितने भी रूलर्स या शासक आते हैं वो उतना ज्यादा समृद्ध नहीं होता है,
उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, प्रशासनिक का हो, और फिर गवर्नेंस जो होते थे, जो गवर्नर होते थे प्रांत के या फिर प्रोविंसेस के, ये उस पर उतना कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, उसको संरक्षण नहीं दे पाया, जिसके वजह से उन लोग खुद ब खुद क्या हो गए, कई लोग आजाद हो गए और कई का तो अंग्रेजों के हत्थे भी चढ़ गए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट मुगल काल में अगर हम देख ले बहादुर शाह से, बहादुर शाह किसका, औरंगजेब का बेटा रहता है। बहादुर शाह का जो टाइम रहता है 1707 से लेकर के 1712, 5 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं बहादुर शाह जफर को हम लोग शाह बेखबर के भी नाम से जानते हैं। उसका टाइटल समझ लीजिए, इन मुगलों का क्या है, टाइटल है। अब हम लोग देख लेते दूसरे में जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो टाइम रहता है 1712 से लेकर के 1713 तक रहता है। और इसी को बोलते हैं लंपट मूर्ख। और इसी देखिए 21 साल इसीलिए क्या रूल भी नहीं, 1 साल भी ज्यादा नहीं कर पाता, ये वीडियो हटा दिया जाता है इसको। फर्रुख शेयर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1713 से लेकर के 1719 तक रहता है। घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। जो ब्रदर्स होते हैं, 2 ब्रदर्स, वो इन्हीं को ही बनाता है, फिर इसी को खत्म भी कर देता है आगे चल के। चलिए वो उतना हमारा पार्ट डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। रफीउद दर्जात और रफीउद दर्जात जो रहते हैं, ये 2 राजा ऐसे रहता है जो कि फर्रुख शेयर और मोहम्मद शाह के बीच में रहता है। 1 साल के आता है, कुछ महीना इन लोग रहता है। ये क्या है, सेकेंड फेज अगर हम देखें मुगल एम्पायर का। तो रफीउद दर्जा 1719 कुछ ही महीना तक रहता है, फरवरी में आता है, मार्च अप्रैल में इसकी मौत हो जाती है। फिर आता है रफीउद दौला जो रहता है, इन लोग क्या रहता है कि 2 भाई रहते हैं जिसे हम किंग मेकर के नाम से जानते हैं। उन्हीं लोगों ने क्या किया, इन दोनों को राजा बना दिया, फिर वो हट जाता है। फिर मोहम्मद शाह के टाइम में उसे फिर मरवा दिया जाता है। किसके द्वारा, निजामुल मुल्क के मदद से। कौन मार देता है, मोहम्मद शाह जो है मरवा देता है निजामुल मुल्क के द्वारा दोनों भाइयों को, जो कि किंग मेकर रहता है, याद रखेगा, सैयद बंधु और दूसरा भाई। मोहम्मद शाह के जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह के ही टाइम पर जो मुगल एम्पायर को जो अलग अलग जो प्रोविंसेस या स्टेट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, आजाद हो जाता है। या फिर जो आजाद नहीं होता है, जो कि मुगलों से डरता है, थोड़ा सा कंट्रोल में भी रहता है, वो उससे आजाद हो जाता है। इन्हीं के टाइम, मोहम्मद शाह के टाइम पे, मोहम्मद शाह का टाइम है 1719 से लेकर के 1748 में। इसी रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये रंगीला राजा इन्हीं को बोलते हैं। बहुत रंगीन मिजाज का रहता है, जिसकी वजह से पत्ता गुल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 7वें राजा का, आलमगीर सेकेंड जो रहता है वो 1748 से लेकर के 1754 तक रहता है। हालांकि ये बिहार में बहुत दिन तक ये रहता है। फिर इसलिए रहता है, उसको जाना पड़ता भागकर, क्योंकि यह दिल्ली से उसको भगा दिया जाता है। क्योंकि अपने आप पर ये क्या, जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है ना, ये आलमगीर सेकंड अपने आप को मुगल एम्परर का राजा घोषित कर देता है। जो इसके दरबारी जो लोग रहते हैं दिल्ली में, उन लोग नाराज हो जाते हैं और उनको भगा देता है। फिर आ जाते हैं 8वें राजा, जो सेकेंड फेज में था, वो था आलम शाह आलम सेकेंड। और इसका 1759 से लेकर के 806 तक ये रहता है। हालांकि लोग तो फिर कठपुतली की तरह रह जाते हैं। अब आ जाते हैं 9वां राजा, तो अकबर सेकेंड। उसका जो टाइम रहता है 1806 से लेकर के 1837 तक। बहादुर शाह जफर, ये जो रहता है 1837 से लेकर के 1857 तक। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये इस पे लड़ते हैं लेकिन ये हार जाते हैं। फिर 1862 में रंगून में इसकी डेथ हो जाती है। बहादुर शाह जफर ये मुगल एम्परर का लास्ट रहता। चलिए, एक था कि हम लोग मुगल एम्परर का जो रूलर्स थे हमने एक हिसाब से देख लिया। अब हम लोग पतन का काल तो इनके ही टाइम पे शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या था। बहुत सारे कारण है। देखिए, इस वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं, वो आपके काम की चीजें नहीं है। आपके काम के लिए, बीपीएससी के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए जितने भी पीसीएस हैं, बीपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, इंडिया में जितने भी पीसीएस है, इस चैप्टर से जितना महत्वपूर्ण चीजें बातें आपको जानी चाहिए मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाना है। उतने पढ़ाऊंगा मैं आपको जितना काम में आपका आने वाला है। और इस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कि सबको लिंक जुड़ा हुआ जरूर रहना चाहिए। याद रखिएगा, जो बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक में जो लोग याद करते हैं कि नहीं भाई हमें ट्रिक ही याद करा दो, शॉर्ट फॉर्म्स करा दो। देखिए, वो अगर
ये जो शॉर्ट फॉर्म्स जो ट्रिकी जो होते हैं वो सिर्फ आपका पीटी निकाल सकता है। इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो पीटी निकाल सकता है, आपका मेंस नहीं निकालेगा जब तक आपके सोच और आपकी जो पकड़ जो सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स में तब तक नहीं आएगा, तब तक आपका मेंस नहीं निकल पाएगा। जितने वो ट्रिकी से याद करा दो, ये मुगलों का बहुत सारे होते हैं, मैं उस पर ज्यादा जोर में नहीं देता हूं, देना भी नहीं चाहिए। सिर्फ उससे ज्यादा आपका पीटी निकल सकता है, मेंस कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आप लिंक जरूर पकड़ें, आप जो भी पढ़ते हैं लिंक वाइज जरूर पकड़ें, ताकि कि आपको लंबे समय तक आपको चीजें याद रहे। मेंस के सॉरी पीटी के साथ साथ आपका मेंस में भी काम आए, मेंस के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए, मुगलों का कमर तो एक हिसाब से तो यहां तो टूट ही रहा था, और इस हिसाब से पश्चिम के तरफ से जो आक्रमण जो करता है, पश्चिम और उत्तर के तरफ से, वो है नादिर शाह। जब नादिर शाह जब दिल्ली पर कब्जा एक हिसाब से कर लेता है तो मुगलों का कमर और भी टूट जाता है। इन लोगों ने तो किया ही जो किया, इन लोगों ने भी कर दिया। अब देख लेते हैं नादिर शाह। नादिर शाह क्या करता है, मुगलों का जो एक डिक्लाइनेशन शुरू होता है उसमें मदद और करता है। जब ये आक्रमण करता है तो और भी लुटिया डूब जाती है। नादिर शाह जो है कहां, फारस का या फिर पर्शिया का रूलर था, जो कि 1738 2 साल करीब रहे। वो 2 साल यहां पे रहा हिंदुस्तान में। वो क्या किया, सबसे पहले 1738 में लाहौर पर इसने कब्जा कर लिया, और 1729 पे करनाल पर जब मुगलों को सेना को जब ये हरा देता है तो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है। जिस टाइम पर ये आता है उस 1738 में, तो अगर मैं देखूं मोहम्मद शाह का टाइम जो शुरुआत होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1719 से लेकर 1748 तक। इसका मतलब वो जब 1738 और 1739 पे जब आते हैं, इसका मोहम्मद शाह का टाइम रहता है दिल्ली में, दिल्ली की कुर्सी पे ये बैठा रहता है। जब वो क्या कर लेता है, जब करनाल पर जब अटैक कर लेता है, मुगलों को जब हरा देता है, दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है। मोहम्मद शाह को नादिर शाह क्या कर ले, दोनों का इसमें शाह शाह है ना, अमित शाह नहीं है ना, नादिर शाह ये था मोहम्मद शाह। नादिर ने क्या कर दिया, मोहम्मद को हरा दिया और उसे बंदी बना लेता है, और वो दिल्ली से इतना पैसा लूटता है, इतना पैसा लूटता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो पर्शिया के लोगों के लिए 3 साल के लिए टैक्स मुक्त कर देता, टैक्स फ्री। 3 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं देता। तो वो इतना पैसा लूटा था। उस टाइम पर 70 करोड़ रुपए भारत से वो लूट कर लेकर के गया। फिर अफगानिस्तान की तरफ से और भी लूटा उसने। सिंधु नदी के जो किनारे पे जो मुगलों का जो स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, जो राज्य थे, टेरिटरी जिसे हम टेरिटरी कहते हैं, वो सबको भी लूटा। इतने लूटा कि इसने 3 साल के पर्शिया के लोगों के लिए टैक्स फ्री कर दिया। आगे बात समझिए, बहुत खुश था वो। उसके बाद इसमें 2 चीजें उसको बहुत महत्वपूर्ण हाथ लग जाता है नादिर शाह से। वो क्या, मयूर सिंहासन जिसे पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, कोहिनूर डायमंड, इन्हीं ने क्या किया, कहा दिल्ली से लेकर के फारस या फिर पर्शिया चला जाता है, जिसकी वजह से मुगलों की सत्ता और बेहद कमजोर हो जाती है। फिर भी मुगलों में जान रहता है, फिर भी हार नहीं मानता है। उसके बाद क्या कहता है, फिर अहमद शाह अब्दाली ढोल बजाने के लिए आ जाता है मुगलों का। फिर इसने अहमद शाह अब्दाली ने क्या करता है, 1748 से लेकर के 1767 तक वो भारत में कई बार आक्रमण करता है, मुगलों को बेहद परेशान करता है, जिसकी वजह से एक तो अहमद शाह नादिर शाह तो क्या ही था, ये अहमद शाह अब्दाली भी कर देता है। ये कहां से था, ये याद रखिए, ये अफगानी लोग थे, अफगानी था। इसी की लड़ाई भी आगे हम देख लेंगे। वो क्या, उत्तर भारत को, मोस्टली कहा उत्तर भारत पे ज्यादातर आक्रमण करता है, और उत्तर भारत में ही मुगलों का सबसे ज्यादा राज्य रहता है। दक्षिण भारत में तो बहुत छोटे छोटे राज्य इंडिपेंडेंट रहता है, कुछ अलग रहता है, क्योंकि मुगलों का जो उत्तर भारत में और सेंट्रल भारत में सबसे ज्यादा इसकी कंट्रोल था। दक्षिण भारत में तो इसका तो ना के बराबर था, थोड़ा सा था लेकिन ज्यादा नहीं था, इसलिए फर्क पड़ गया। अब उसने क्या किया, तो अब अंग्रेजों ने भी नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी का युद्ध छेड़ा, जिसके वजह से मुगल और कमजोर हो गया। मैं मुगल की, मैं कमजोर की मैं बात बता रहा हूं, मोटी मोटी बातें जो कि एग्जाम में आपका आ सकते हैं ऐसे सवाल। फिर क्या होता है, 1761 में पानीपत का जो तीर्थ युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ से मराठा, दूसरी तरफ से अफगान, दोनों लड़ाई करता है। पानीपत का तीसरी लड़ाई जिसे हम कहते हैं, जिसमें अफगान जीत जाता है, मराठा हार जाता है, और हिंदुस्तान का जो ग्रोथ था वो बहुत हद तक रुक जाता है। फिर यहाँ फुल स्टॉप लगता तो नहीं, लेकिन फिर अंग्रेजों लगाते हैं इसको। आगे देख लेते हैं। अब होता क्या, स्वत्त क्षेत्र का उदय, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन लोगों ने जो
किया तो किया ही, ये बाहरी आक्रामक थे, याद रखिएगा। लेकिन हम इंटरनली जब टूट जाता है, जब किसी एक घर में बहुत बड़ा जब परिवार एक साथ में हो, तो बाहर के कितने भी लोग हमला कर देते, लेकिन सब लोग अगर हम साथ में हैं तो परिवार बहुत हद तक सुरक्षित रहता है। जब एक तो बाहर का आक्रमण हो और बीच में अगर हमारा घर के मेंबर अगर टूट जाए तो हम सब अलग अलग हो जाएंगे, तो बाहर के दुश्मन हमें हराना आसान हो जाता है, दुश्मन हम पर कंट्रोल बहुत जल्दी कर लेता है। इसीलिए हमें यूनिटी, एकता बनाए रखना चाहिए। और यहां पर क्या हो जाता है कि राइज ऑफ द ऑटोनोमस टेरिटोरियल स्टेट्स, और नए नए जो राज्य थे, स्वायत्त क्षेत्र का उदय होना, या फिर जो ऐसे ऐसे राज्य जो कि मुगल के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, या फिर मुगलों ने ऐसे राज्य थे जिसे मुगल आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, मुगल उसे दबा के रख रहा था, तो उन सब आजाद हो जाता है। अब आजाद होने के पीछे क्या है, अगर हम सबसे पहले अगर हमें देखें कि ऑटोनोमस जो कि आजाद हो रहे थे, उसमें से अगर देखें उत्तराधिकारी राज्य जो मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से छूटा, ऐसे राज्य जिसका कंट्रोल डायरेक्ट किसके पर था, मुगलों का कुछ प्रोविंसेस स्टेट में था। जैसे अगर मैं बात करूं अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तो कंट्रोल किसका था, मुगलों का था, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर गवर्नर का पोस्ट बना दिया गया था कहां, बंगाल में, हैदराबाद में। इन सब के जब 1707 में जैसे मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो ऐसे टाइम पर क्या हो जाता है कि इन लोग आजाद हो जाते हैं। आजाद होने के पीछे ये था कि इसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आते हैं, ये क्या कर देता है, जितने भी गवर्नर्स होते हैं प्रोविंसेस, उसको प्रोटेक्शन, उसको संरक्षण नहीं दे पाता है। इनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन हो जाता है, अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो जाता है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, इसका प्रशासनिक व्यवस्था अब बिल्कुल ठप हो जाता है, उतना मजबूत नहीं रहता है। और बाकी इन लोग, एक था कुलीन, एक जमींदार, और एक था जानदार लोग जो था, उन लोग तीन लोग थे, नोबिलिटी, या फिर हम जिसे हम बोलते कुलीन लोग। कुलीन ये होता था कि जो मुगल जो रूलर्स होता था, कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा करता था जिसे किसी अदर दिल्ली से दूर जो राज्य होता था, उसको गवर्नर के पोस्ट पर उसको बैठा दिया जाता था, और वो पूरा जितने पैसा होता था, जो उसका देखरेख होता था, एक मुगल शासक के रूप पर उन लोग करता था। जैसे बंगाल में हो गया, हैदराबाद में हो गया, अवध में हो गया, तो इन लोग को क्या करता था, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, और उसको प्रोटेक्शन, उसको संरक्षण नहीं दे पाता था। तो इन लोग क्या गया कि आपस में जो लोग कुलीन लोग थे, नोबिलिटी जो लोग थे, जो कि उसमें सेंट्रल एशिया के लोग आते थे, बहुत सारे मुस्लिम्स थे, राजपूत लोग थे, उसमें आपस में क्या हो जाता है, तो फूट डल जाता है, और वो कहता है कि भैया जो जिधर है उधर ही रूल कर लो, क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं रहता है इन लोग की उसको कंट्रोल कर सके, उसको देख रेख सके, उसको गाइड कर सके। तो उसी के कदम में क्या होता है, कई सारे आजाद हो जाता है अवध, बंगाल और हैदराबाद, जबकि डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, मुगलों का था। मुगल को डायरेक्ट इन लोग क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे, जो पैसे होते थे डायरेक्ट इसको देता था, ये कंट्रोल में था। दूसरी बात कौन सा था, कौन वो लोग थे जो कि आजाद हो गए, अवध, बंगाल और हैदराबाद अलग हो जाते हैं। हैदराबाद तो कहां से, 1724 से ही अपना हैदराबाद का स्थापित कर देता है निजामुल मुल्क, और फिर उसका शुरुआत यहीं से हो जाता है, फिर बंगाल फिर अवध करता है। उन लोग हम लोग आपस में बाद में देखेंगे। दूसरा कौन आजाद हो जाता है, स्वतंत्र राज्य प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी आना। मतलब ऐसे आजाद उस वक्त टेरिटोरी थे, प्रोविंसेस थे, राज्य थे, जो कि मुगलों के अंदर में तो नहीं आता था, लेकिन मुगल उस पर हल्का सा कंट्रोल लगता था, अपनी तरफ आने नहीं देता था, उन लोग डर कर रहता था। जब इन लोग कमजोर पड़ जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और इन लोग भी कहते हैं कि भैया हम तो इन लोगों से डरेंगे ही नहीं। मृत्यु किसकी हो गई, 1707 में, किसकी, औरंगजेब का। इन लोग क्या कर लेता है, जैसे मैसूर, केरल, करेला है ना, मतलब केरल, राजपूत राज्य क्या करता है, जो कि इनसे थोड़े से कंट्रोल में था, इनकी मुगलों की कंट्रोल की कमी की वजह से मैसूर, केरल, राजपूत, इन लोग और आजाद हो जाता है, एक्सपेंड होने लगता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, फिर अंग्रेज आ जाता है। क्योंकि अगर मैं देखूं, अवध, बंगाल और हैदराबाद जब एक साथ था तो मुगलों के साथ था, अंग्रेजों और बाहरी के शासकों को हराने में भी दिक्कत था, लेकिन इन लोग सब अलग हो गया है। इसके जो शासक अलग अलग हो गए हैं, अपने हिसाब से सैन्य अभियान करते हैं, अर्थव्यवस्था, इसके प्रशासनिक रूप से अगर तीनों अलग हो जाते हैं तो यहीं पे टूट जाता है
कौन? मुगल। सबसे मेन तो इसका दिक्कत यही है कि इसके 3 जो पिलर थे वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में ही कुछ हद तक कौन होता, मुगल सिमट कर रह जाता है। अब हम लोग इनसे जुड़ी हुई चीजों को और देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर यह है कि मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य वो लोग थे जो कि मुगल सत्ता के विद्रोही लोग थे, जो कि उसके अगेंस्ट में थे, उसके खिलाफ में थे। उन लोगों ने नया राज्य का स्थापित कर दिया, जो कि मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस में से एक था। और न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश बाय रेबल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जब उसके खिलाफ में जब नए राज्य बना तो मुगलों का कमजोर होने का बहुत बड़ा इन लोग चैलेंजर बन जाता है, चैलेंज करता है। कहीं तक हद तक सबसे ज्यादा इसमें मराठा रहता है, जो कि मुगलों को बहुत हद तक कमजोर कर देता है, क्योंकि 1707 के बाद का तो टाइम ही डिक्लाइन मुगलों का शुरू हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि जब भी हम लोग देखेंगे आगे कि मराठा जो है वो लगभग 1714 के बाद 13 के बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि 1713 में जो है पेशवा का साला पहला क्या बनता है, पेशवा का पहला पोस्ट बनाया जाता है एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर। शाहू महाराज उसको बनाते हैं, याद रखिएगा। बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा महाराष्ट्र मतलब मराठा का बनाया जाता है। हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। और इन्हीं का ही नेतृत्व में बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में ही बहुत हद तक मराठा आगे बढ़ता है। हम लोग आगे देखेंगे उसको। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तराधिकारी राज्य, ऐसे स्टेट, ऐसे सक्सेसर स्टेट जो कि डायरेक्ट अब मुगलों के अंडर में हुआ करता था, लेकिन 1707 के बाद आप सब जानते हैं कि ये जो 3 पिलर था मुगलों का वो टूट जाता है, जिसकी वजह से मुगल और भी कमजोर हो जाता है। देखते हैं संस्थापक, अगर मैं हैदराबाद के अगर संस्थापक या फिर फाउंडर की मैं बात करूं तो निजामुल मुल्क जो है वो हैदराबाद को एक अलग राज्य बना लेता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो 1724 में होता है, क्योंकि 1722 से लेकर के 1724 तक ये दिल्ली में एक वजीर के पोस्ट पे रहता है। और यही निजामुल मुल्क जो मदद करता है मोहम्मद शाह को, किसको हटाने के लिए, सैयद बंधुओं को हटाने के लिए, जो कि जो सैयद बंधु जो लोग रहते हैं वो मुगल के टाइम में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब वो तो वजीर के पोस्ट में वो 1724 में ही क्या कर लेता है, हैदराबाद का नया राज्य स्थापित कर लेता है। और मृत्यु उसका 1748 में रहता है, जब मोहम्मद शाह का लास्ट टाइम रहता है। और इसके बाद याद रखना आपको यह है कि उत्तराधी जंग ये ज्यादा दिन तक ये भी हैदराबाद नहीं टिक पाता है, क्योंकि जो इसका सक्सेसर वॉर जो शुरू हो जाता है निजामुल मुल्क के बेटों के बीच में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। देखिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में आप जब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे पेज नंबर 45 लाइन नंबर 8 में वहां पर बताया गया है कि निजामुल मुल्क का नासिर जंग और मुजफ्फर जंग बेटा रहता है। लेकिन पेज नंबर 70 में, पेज नंबर 70 में लाइन नंबर 10वां में लिखा गया है कि निजामुल मुल्क का नासिर जंग बेटा रहता है और मुजफ्फर जंग उसका पोता रहता है। लेकिन आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों भाई रहता है। आगे बात समझ में, इस बात का कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए जब हैदराबाद का क्या होता है, फिर इसके सीट को लेकर के, गद्दी को लेकर के, थरोन को लेकर के जब जंग होता है, एक तरफ होता है नासिर जंग, दूसरा तरफ होता है मुजफ्फर जंग। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों ने ही, अंग्रेज और आपने डुप्ले का नाम सुना होगा, फ्रांसीसी के गवर्नर थे। नासिर जंग को अंग्रेजों ने मदद की और मुजफ्फर जंग को जो मदद करी फ्रांसीसी डुप्ले ने। लेकिन नासिर जंग जो है मुजफ्फर जंग को हरा देता है, नासिर जंग मुजफ्फर जंग को कैद कर लेता है। लेकिन डुप्ले ने अपना एक ऐसा कूटनीति का सहारा लिया, जो कि नासिर जंग के जो भरोसेमंद लोग थे, जो सेना में थे, उसको उसने कुछ पैसे, कुछ लालच दे करके नासिर जंग को मरवा देता है। और हैदराबाद का नया जो हैदराबाद का जो निजाम है मुजफ्फर जंग को बना देता है। लेकिन उसको तो बना जरूर देता है, लेकिन वो उसका पोस्ट में ओथ शपथ नहीं ले पाता है, कि शपथ लेने से पहले, एक दिन पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों का एक भाई था सलावत जंग, फिर वो आगे लेकर के जाता है। लेकिन फिर आगे चल के इस बात से जो मैंने अभी बोला कि सलावत जंग जब मुजफ्फर जंग के मरने के बाद जब सलावत जंग जो है हैदराबाद का निजाम बनता है। लेकिन इन सबसे एक मतलब होता है कि यहाँ पर शक्ति डायरेक्ट काम नहीं कर रही, बल्कि बाहरी शक्ति जो है हैदराबाद को टूटने का
एक वजह भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेन वजह इसका ये था। और फिर बाद में मराठों ने भी आक्रमण कर दिया हैदराबाद में, जिसके वजह से हैदराबाद क्या टूट गया, मुगलों से टूटा, ये अलग हो गया। अलग होने के बाद ये और भी कमजोर हो गया क्योंकि मुगलों ने इसकी मदद नहीं करी। लेकिन जो ये निजामुल मुल्क था, लेकिन अपना निष्ठा प्रतिष्ठा जो है मुगलों के प्रति बहुत ज्यादा था। इनका ऐसी बात नहीं था कि वो मुगलों से अलग हो गया तो उसको छोड़ दिया, नहीं, उसका निष्ठा था। लेकिन ऐसे ही इसका टूट जाता है। हम लोग आगे बढ़ लेते क्योंकि हैदराबाद के बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका ये तो सिमट जाता है। ये था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में। सलावत जंग लास्ट में रहता है। इन दोनों का भाई रहता है जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में वो फिर पलता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल, उसमें दूसरे नंबर पर जो कि एक सक्सेसर स्टेट में आता है बंगाल। बंगाल का संस्थापक जो है वो मुर्शिद कुली खां होता है और ये बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है 1717 में। लेकिन 1717 में के बाद ही कुछ दिन के बाद जो इसका जो रवैया रहता थोड़ा बहुत वो इंडिपेंडेंट वाला हो जाता कि नहीं, बंगाल अब हमारा अलग से राज्य है। लेकिन क्या होता है कि 1740 तक ऐसी बात नहीं रहता है कि देखिए जितने भी सक्सेसर स्टेट थे मुगलों के, वो उसका जो मुगलों के प्रति ज्यादा इसका वफादारी था। थोड़ा सा हम लोग अवध में देखेंगे जो कि शुरू से ही उसका चाल रहता है कि हम अलग हो जाए, लेकिन सबकी रहता है कि नहीं हम मुगलों के प्रति निष्ठा रहें। और ये क्या कर देता है मुर्शिद कुली खां, तो वो सिर्फ भेंट वगैरह दिया करता है, एनुअली जो कुछ पैसे होते हैं वो मुगलों को दिया करता है। लेकिन 1740 के बाद में दिल्ली का कंट्रोल जो है बंगाल से लगभग खत्म हो जाता है और मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब बनता है बंगाल का, वो रहता है शुजाउद्दीन 1727 से, क्योंकि मुर्शिद कुली खां का जो डेथ है वो 1727 में ही हो जाता है। इसलिए 1727 से लेकर के 1739 के बीच में शुजाउद्दीन जो है अगला नवाब बनता है। फिर उसके बाद अगला नवाब बनता है 1739 से लेकर के 1756 के बीच में अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान का जो देखिए हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ नहीं रहे, सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब अंग्रेज लोग जब विजय पा रहे थे भारत में, उस वक्त भारत की हम स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे में बात करेंगे। अगला जो नवाब जो बनता है अलीवर्दी खान के बाद उसका नाती रहता है जिसका नाम रहता है सिराजुद्दीन दौला, जो कि 1756 में बनता है। 1757 में ही प्लासी के युद्ध में ये मारा जाता है। ये भी इसका घरेलू आपस का मामला रहता है क्योंकि अलीवर्दी खान के जो है ना 3 बेटियां रहती हैं, उनमें से एक बेटी का जो लड़का रहता है वो रहता है सिराजुद्दीन दौला। और सिराजुद्दीन दौला के जो मौसी या फिर खाला रहती है घसेटी बेगम, वो सब इसके खिलाफ रहता है। कुछ लोग दरबारी भी सिराजुद्दीन दौला का साथ नहीं देता है, उनमें से आप लोग मीर जाफर का नाम तो सुने ही होंगे। खैर हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो अब क्या हो गया कि बंगाल का भी टूटना और तय हो गया 1757 में, जब प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दीन दौला हार जाता है। चलिए एक तो हमने बंगाल के बारे में थोड़ा सा हमने स्थिति को जानने की हमने कोशिश की है। अब हम लोग देख लेते हैं अवध का। अवध हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट है अवध का वो है उत्तर प्रदेश में। और जैसे बंगाल जो है उस टाइम पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तो खैर अभी अभी अलग हुआ है, सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश को उस वक्त बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अवध को हम देख लेते हैं। जो गवर्नर रहता है अवध का 1722 में इसको अपॉइंट किया जाता है, सादत खान को एज ए गवर्नर बनाया जाता है अवध का, जो कि मुगलों द्वारा इसको गवर्नर बना दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही एक मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की। जब अवध के जो जमींदार लोग थे वो क्या करते थे कि जैसे ही इसको सादत खान को जैसे ही अवध का गवर्नर बनाया गया तो जमींदारों ने क्या किया, जो लैंड रिवेन्यू होता है, जो भू राजस्व होता है वो देने से मना कर दिया। कई लोग अपना एक राज्य बनाने की कोशिश की, उसी के अंदर में अवध के अंदर में वो अपना मिलिट्री या फिर सैन्य रखने की कोशिश करी, जिसके वजह से सादत खान ने उन लोगों को, उन जमींदारों को दबाया जो कि भू राजस्व से जो लैंड रिवेन्यू नहीं देते थे, जो कि किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता है। इन सबको रोकने के लिए उन सबको सप्रेस उसको दबा दिया सादत खान ने। जब सादत खान ने दबाया तो उसने क्या किया कि भूमि बंदोबस्त या फिर लैंड सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। और जो जहांगीर जो लोग थे उसको क्या किया, उसने जो अब बड़े बड़े जो लोग हुआ करता था अवध में, उसने क्या किया, जो बड़े बड़े जो
पोस्ट होते थे अवध में, उसको उसने देना शुरू कर दिया। उसमें हिंदू भी थे, राजपूत भी थे, और साथ में उसमें हिंदू लोग भी थे, प्रशासनिक में हो, मिलिट्री के बड़े बड़े पोस्ट में हो। ये सादत खान ने सबको मिला करके चलाने की कोशिश की और बहुत हद तक ये आगे बढ़ता रहा। अगर मैं संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो अवध का संस्थापक जो है वो हम लोग सादत खान को बोलते हैं, जबकि 1724 में किसका, अवध का एक अलग से राज्य बनाना शुरू कर दिया उसने। अब हम लोग देख लेते हैं अलग से, हमने 3 को तो देख लिया आरी बात समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्र राज्य, जो कि मुगलों के टाइम में कुछ ऐसे स्टेट थे, राज्य थे जो कि अलग हो गया था उसके टाइम में, इंडिपेंडेंट था मुगलों के टाइम पर, क्योंकि उसका कंट्रोल वहां से हट जाता है, इसलिए इन लोग आजाद हो जाता है। जैसे राजपूत स्टेट्स है, राजपूत स्टेट्स जो है वो अलग हो जाता है, कि मतलब अलग क्या, वो तो इंडिपेंडेंट ही रहता है, इस पे पहले भी मुगलों का कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन वो दबाने की कोशिश करता है। अगर हम लोग राजपूत की अगर मैं बात करूं, ऐसा था कि राजपूत जैसे ही 1707 में मर जाता है, औरंगजेब तो खेल शुरू से होता है, और राजपूत और भी क्या हो जाता है, क्योंकि राजपूत के अंदर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो डायरेक्ट मराठा को और साथ में ब्रिटिश को, अंग्रेजों को अकेला हरा सके, इसलिए उसने क्या किया, जो कि मुगलों की जो कमजोर पड़ता गया, और इस राजपूत के आसपास में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे जो इसका कमजोर होता था, ये उस पर आक्रमण कर देते थे राजपूत, उसमें हुकूमत करना शुरू कर देते थे। उनमें से एक एग्जांपल है अंबेर का जयसिंह। जयसिंह जो था अंबेर का, उसने कितना, जयपुर में लगभग 1699 से लेकर के 1743 तक इसने क्या किया, हुकूमत इसने की। अब हम लोग थोड़ा सा राजपूत स्टेट के भी बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्र राज्य में, वो है मैसूर। मैसूर एक अलग रहता है, उसमें इन जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहता है इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है मुगलों का, थोड़ा सा दबा के रखता है कि वो मुगलों की तरफ आक्रमण ना कर सके, फैले ज्यादा ना। लेकिन 1707 के बाद आप सब जानते हैं कि कमजोर पड़ जाता है, इन लोग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और ये जो राजपूत लोग जो होते हैं मुगलों से बहुत हद तक बहुत जगह हरा भी देते हैं, उससे संधि भी करते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए हम लोग आगे देखेंगे। मैसूर के बारे में देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि मैसूर एक अलग से पहले से एक राज्य हुआ करता था, जिसमें कि जो हैदर अली था, जो हैदर अली 1761 में जो मैसूर सैनिक या फिर मैसूर का जो एक बहुत बड़ा मंत्री था जिसका नाम था नंद जा राज, इसको हटा करके वो मैसूर का जो है क्या बन जाता है, रूलर या फिर शासक बन जाता है। अगर हम लोग मैसूर राज्य का जो संस्थापक है, फाउंडर है, रियल फाउंडर, वो हैदर अली को बोलते हैं, क्योंकि इसी के नेतृत्व में ये बहुत आगे बढ़ा। और जब हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है, इसका बेटा टीपू सुल्तान उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए सफल रहता है। इसकी जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1761 में कर देता है, तब करता है जब, क्योंकि मैसूर जो सेना है वो नंजा राज के अंडर लीडरशिप में बहुत एक कह सकते हैं कि मजबूती के तौर पर था। हैदर अली सबसे पहले जो मैसूर सेना में एक अधिकारी के पोस्ट में था, फिर बाद में वो सेनापति या फिर कमांडर के पोस्ट में लेता है। लेकिन यहाँ पर हैदर अली यहाँ बहुत अच्छे से जान गया था कि अगर हमें हुकूमत करनी है तो हमें आधुनिक हथियार, एक आधुनिक सोच की हमें जरूरत है, हमें प्रशिक्षण चाहिए, हमें एक बेहतरीन आधुनिक तौर पर हमें ट्रेनिंग चाहिए मिलिट्रीज को, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। इसी हिसाब से हैदर अली ने क्या किया, एक फ्रांसीसी बहुत अच्छा ट्रेनर को रखा, जो कि मिलिट्री को क्या करता था, ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण दिया करता था। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि 1759 पे मद्रास पर ये क्या करता है, मतलब मद्रास के पास ही ये एक तरफ हैदर अली, दूसरी तरफ अंग्रेज, इसके भीषण एक लड़ाई होती है जिसमें हैदर अली बहुत बेहतर ढंग से जीत जाते हैं और अंग्रेजों के बुरी तरीका से हरा देते हैं। तो फिर मैसूर जो है एक नया शक्ति के रूप में हैदर अली के अंडर लीडरशिप में या नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसकी मृत्यु जो हो जाती है 1782 में। इसका एक योग्य पुत्र रहता है टीपू सुल्तान, जो कि इसको आगे बढ़ाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि ये सिर्फ अंग्रेजों को नहीं हराया, बल्कि केरल में भी लगभग 1763 में भी हराया। हम लोग आगे उसको देखेंगे। अब तो मैसूर का भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया, सिर्फ मैं बता रहा हूं भारत की स्थिति उस टाइम का क्या था। तीसरा इंडिपेंडेंट स्टेट था वो था केरल। केरल जो था उस टाइम पर कोचीन, कालिकट और त्रावणकोर को मिला करके एक नया राज्य बनाया था। इनके राजा लोग आपस में मिल करके बनाया था, एक शक्ति के रूप पर उभर ही रहा था 1763 में।
है ना। हाँ, 1763 में ये जो है केरल, कोचीन, कालीकट और त्रावणकोर तीनों मिलकर के एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में उभर रहा था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक उभर नहीं पाया। इसके 3 साल के बाद ही 1766 पे ही हैदर अली की जब ताकत बढ़ रहा था, तो हैदर अली ने क्या किया, केरल को 1766 में हरा दिया। उसमें से कालीकट और मालाबार का जो कोस्टल समुद्री तट क्षेत्र जो रहता है वो हैदर अली अपने कब्जे में ले लेता है। उस वक्त सिर्फ त्रावणकोर को ही वो छोड़ देता है। त्रावणकोर धीरे धीरे केरल का दक्षिण साइड में रहता है, भारत का सबसे मोस्ट दक्षिण साइड में रहता है, वो फिर वहां तक आगे इस हिसाब से बढ़। मैं नासिर हुसैन, आप सबका NH अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालें। हेडिंग यहाँ पर ये रहेगा कि ब्रिटिश विजय, यहां पे आप लिख लें ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आप यहाँ पे हेडलाइन मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखे ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, और इंग्लिश में लिख लीजिए आप इंडियाज पोजीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंडियाज पोजीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां से। ये आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था इसी टॉपिक पे, इसी हम लोग चैप्टर का, हम लोग इसी अध्याय के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि पहले मैंने बता दिया था कि ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति में सबसे पहले हमने देखा था कि मुगलों का डिक्लाइन, मुगलों का पतन काल कैसे शुरू हो जाता है। फिर उसी के क्रम में हमने देखा था बंगाल को और अवध को। उसके बाद हम हैदराबाद को देखे कि वो बंगाल से कैसे कैसे अलग हो जाता है। फिर हमने देखा था कि वो स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट था, जैसे मैसूर था, केरल था, उस चीज को मैंने पिछले वीडियोस में मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग यहां से फिर अगले पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अगले अध्याय या फिर चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तभी आपको एक बेहतर ढंग से आप समझ में आएगा। क्योंकि ये जो बिल्कुल एक तरह से आप समझ लो ना, बिल्कुल ओवरव्यू है, जो कि एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम आगे बेहतर ढंग से तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर पे जो हमने अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में जब हमने देख लिया था, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश के टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था। जबकि दूसरी साइड अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को हम देखें, तो दूसरे पहलू में यह था कि धीरे धीरे अंग्रेज भी अपना जो विस्तार है, साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहा था। हम सिर्फ अंग्रेजों के टाइम में हम हिंदुस्तान में देखे थे, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो रूलर्स था, जो शासक है, वो कैसे कैसे आपस में टूट रहा है, कोई टूट रहा है तो कोई बड़ा होता जा रहा है। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं नवीन राज्य, न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स में वो राज्य या फिर वो साम्राज्य था जो कि मुगलों के विरुद्ध अपना पैर पसार रहा था, जो कि अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंशन या फिर विस्तार की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ जहां पर मुगल कमजोर हो रहा था, उसी तरफ जो न्यू स्टेट्स थे, उसमें खासकर स्पेशल अगर मैं बात करूं मराठा की, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं न्यू स्टेट्स में, नवीन राज्यों में अगर हम देख लें, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मराठा को। आप सब जानते हैं जैसे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसी टाइम पर शाहू को, किसको, शाहू महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य के एक रूलर रहता, जो कि 19 साल तक मुगलों को जेल में एक सम्मान पूर्वक विद रेस्पेक्टेड के साथ उसको रखा जाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो शाहू को 1707 में रिलीज कर दिया जाता था। उस वक्त में रिलीज कर दिया गया था, जो कि 19 साल तक वो कैद में था। अब उसके कदम में क्या होता है, क्योंकि अब हम मराठा वापस आ जाते हैं, दिल्ली में था, मराठा में जिस टाइम पे इसको रिलीज कर दिया जाता था, तो उस टाइम पर क्या था कि जो ताराबाई, जो कि शाहू की कौन थी, ताई थी, और उसका चचेरा भाई जिसका नाम शाह था, वो उनसे क्या होता, पारिवारिक झगड़ा चलते आ रहा था, जहां की ताराबाई और शाह जो है किसको, शाहू को हराने की कई बार कोशिश की, लेकिन 1714 में फाइनली शाहू जो है ताराबाई और चचेरे भाई को हरा देता है। किसकी मदद से, वो रहता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है शाहू का साथ देता है 1713 में। ये तो चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, 1713 में क्या करता है, बालाजी विश्वनाथ को शाहू क्या पेशवा बना देता है। पेशवा शुरुआत में एक पोस्ट था, लेकिन धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली पोस्ट मराठा में
देखने को मिलता है, ये जो पहला पेशवा या फिर प्रधानमंत्री की पोस्ट में बना दिया गया था, क्योंकि जो शाहू था उस वक्त वो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो तो बहुत टाइम तक जेलों में था, मुगलों के कैद में था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था, वो तो सक्षम नहीं था कि वो पूरा मराठा को चला सके। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया और पहला पेशवा ही बालाजी विश्वनाथ बना था। आपको एक सवाल यहां पर यह रखना है कि पहला पेशवा मराठा का कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ बना था। किसके टाइम पर बना था? वो शाहू महाराज के टाइम पे बना था या कब बना था? 1713 में बना था। तो ये बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से ताराबाई और शाह को यहां पर हटा देता है। तो एक हिसाब से जो मराठा है अब आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा यहां पर खत्म हो जाता है 1714 में, याद रखना है। अब यहां देखते हैं कि 1719 में क्या होता है कि सैयद बंधुओं के फलस्वरूप शाहू को वैध शासक के रूप में मुगल अब मान्यता मिलती है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा बहुत आगे बढ़ जाता है कि सैयद बंधु, आप सब जानते हैं कि वो किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, कि 1719 में जो फर्रुख शेर को मुगल का शासक बनाने में इन्हीं का हाथ रहता है। फिर इन्होंने ही, ये दोनों भाई ने ही मिलकर के फर्रुख शेर को पोस्ट से हटाता है। वो हमारे बात की बात है। चलिए इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सैयद बंधुओं के फलस्वरूप जो है शाहू को वैध शासक जो मान्यता है, जो वो मिल गई थी, अप्रूवल मिल गई थी मुगलों की तरफ से, तब मिली थी जब इन लोगों ने क्या किया, मुगलों को 6 प्रांत या फिर 6 प्रोविंसेस को इन लोग जीत लेते हैं मराठा लोग। वो 6 में से कौन कौन सा? जैसे बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और खानदेश, ये सब मराठों का हाथ लग जाता है, जिसमें कि पूरा कंट्रोल मुगलों का रहता है। तो जैसे ही इस पे ये जीत जाता है तो इसमें ये अप्लाई कर देता है, इम्पोज कर देता है टैक्स। एक टैक्स का नाम था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार। मराठा जो है इन 6 प्रांतों में अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये सरदेशमुखी क्या होता था? देखिए, मराठों का टाइम पर 2 टैक्स हुआ करता था। एक टैक्स चौथ, जो कि पूरा मराठा साम्राज्य जो था उसमें अप्लाई करता था, और सरदेशमुखी वो था जो कि दूसरे अदर जो राजाओं से जो राज्य छीन लेता था उन लोगों पर चौथ प्लस सरदेशमुखी जो अप्लाई करता था, मतलब टैक्स लगा दिया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं, मराठास गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन 6 प्रोविंसेस से। अब हम लोग देख लेते हैं इस टाइम पर अब क्या होता, मुगल शासक फर्रुख शेर की सेवा में अब यही शाहू के टाइम पर ही क्या होता है, ये जो फर्रुख शेर है तो ये इसको तो हरा देता है इन सब सारी चीजों को, लेकिन मुगलों का जो दक्कन में सम पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट था इसका मध्य प्रदेश का, और कुछ हैदराबाद में, जो कि अलग दूसरों अंग्रेजों से साथ में अलग अलग राज्यों से लड़ने के लिए फर्रुख शेर की, जो कि मुगल शासक रहता है, यही शाहू महाराज ने मदद किया। उसका 15,000 मिलिट्री उसके मदद के लिए भेजा गया, और साथ में गिफ्ट के तौर पर, एनुअल गिफ्ट के तरफ से 10 लाख रुपए भेंट किया था। इन सब के बदले में, इन सब जगहों पे जो चौथ और वो सरदेशमुखी जब उसने इम्पोज कर दिया, तो इन सबको के बदले में उसे 15,000 सेना की मदद भेजी फर्रुख शेर को, और साथ में वार्षिक भेंट के रूप में कितना 10 लाख रुपए भी एनुअल गिफ्ट दिया गया था फर्रुख शेर को शाहू महाराज के टाइम पर, जो कि बालाजी विश्वनाथ कहते हैं, उसी के नेतृत्व में मराठा आगे बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जाती है। ये मरने से पहले एक काम करते हैं कि सैयद बंधु की मदद से और बालाजी विश्वनाथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, फर्रुख शेर के मुगलों के पोस्ट से शासक के रूप से उसे हटा देता है। उसके बाद फिर वहां पे रफीक उद दर्जात और रफीक उद जो दौला है उनको मुगलों का शासक के रूप पर बनाता है। इसी के टाइम पर ही किसको होता है, फर्रुख शेर को पोस्ट में हटा देता है बालाजी विश्वनाथ और कौन मिलकर, सैयद बंधु मिलकर के। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जब इसके मृत्यु के बाद अब जो अगला पेशवा बनता है वो रहता है बाजीराव प्रथम, जो कि मूवी आई भी आपने देखा होगा। बाजीराव प्रथम के टाइम पर क्या होता है कि मराठा का साम्राज्य बहुत हद तक बहुत ज्यादा फैल जाता है, और उसका फिर आगे जो है बालाजी बाजीराव आगे बढ़ाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बाजीराव के बारे में। पेशवा का पोस्ट जो 1720 में वो मतलब
एक तरह से शपथ लेता है जब उसके पिताजी की मौत हो जाती है अब बालाजी विश्वनाथ के। अब क्या 1728 में 8 साल के बाद क्या कर देता है, मालाबार गुजरात के इन सब जगहों पे ये कब्जा कर लेता है, इन सब जगहों को जीत लेता है। इनके जीतने से साथ में क्या होता है कि 1733 में जंजीरा सिद्धियों के खिलाफ अभियान चलाता है, उसमें वो कामयाब रहता है। कैंपेन अगेंस्ट जंजीरा सिद्धीज के खिलाफ इसमें भी कामयाब रहते, और साथ में 1737 में दिल्ली पर छापा या रेड ऑन दिल्ली, जब दिल्ली पर ये छापा मारता है इसमें भी कामयाब रहता है। तो इससे इस बात का डिसाइड हो गया कि पूरे भारत में, लगभग सेंट्रल भारत में, केंद्र में अब मराठाओं का भी अब सिक्का चलने लगा। अब उस पर वो कब्जा कर लिया, इसमें इसका क्या हो गया, लगभग एक कंट्रोल इसमें पा लेते हैं। और विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला पेशवा जो है किसका, बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। अचीव्ड एक्सपेंशनिस्ट अंपायर स्टेटस अगर किसी को मिलता है वो बाजीराव प्रथम को मिलता है। और फिर इसकी मृत्यु जो बिल्कुल एग्जैक्टली 20 साल के बाद, जब से वो पेशवा का पोस्ट में जब वो आते हैं उसके एग्जैक्टली 20 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1740 में। अब उसके बाद फिर इन्हीं बाजीराव प्रथम का जो बेटा रहता है इसे हम बोलते हैं बालाजी बाजीराव या फिर नाना साहेब के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक वफादार बेटों में से साबित हुआ था किसका, बाजीराव प्रथम का, क्योंकि इसके भी टाइम पे बहुत हद तक मराठा साम्राज्य क्या हुआ था, विस्तार किया था, एक्सपेंशन बहुत तेजी से इसके भी साथ में हुआ था, सबसे ज्यादा इसके टाइम पर हुआ था। फिर यहां से ये आगे बढ़ाता है। अब आ जाता है हम लोग तीसरे नंबर का पेशवा, ये था दूसरे नंबर का, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा थे और बाजीराव प्रथम सेकेंड पेशवा थे, और बालाजी बाजीराव जो थे वो तीसरा पेशवा थे। यहीं तक पेशवा, जैसे कि मुगलों का हम औरंगजेब तब औरंगजेब तक हम देखते हैं कि मुगल क्या करते हैं, आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से बालाजी के टाइम तक ही ये मराठा बहुत हद तक आगे बढ़ता है। लेकिन जब फिर 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, फिर मराठा का जो मनोबल है गिर जाता है हर एक रूप से, जब वो तीसरी लड़ाई हार जाते हैं पानीपत की। अब आ जाते हैं आपके पेशवा का जो पद था वो 1740 से लेकर के 1761 तक लेते हैं। अरे मैंने बोला अभी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई तक। फिर राजा शाहू, इसी के टाइम में क्या हो जाता है, बालाजी बाजीराव के टाइम पे जो शाहू जो थे, शाहू महाराज, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होने के बाद वो 1749 में हो जाता है, 1749 में, तो वास्तविक और व्यवहारिक शासक या फिर लिख लीजिए यहाँ पे, वास्तविक और व्यवहारिक या फिर रियल में और प्रैक्टिकल जो रूलर जो बन जाते हैं कहा मराठा का, तो वो बन जाता है बालाजी बाजीराव। अब एक हिसाब से समझ ले कि अब यहां से यूं समझ ले कि प्रधानमंत्री का पोस्ट था पेशवा और प्रेसिडेंट का पोस्ट मान लीजिए शाहू महाराज को एक हिसाब से। हालांकि हमारे देश में जैसे क्या होता है कि एक पोस्ट सिर्फ किसका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है, उसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एक हिसाब से सरकार चलाते रहती हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया को हम किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। इसीलिए ये जरूर था, लेकिन उसके पीछे का जो शक्ति जो मराठा को आगे बढ़ा रहा था वो पेशवा लोग आगे बढ़ा था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो रियल रूरल और प्रैक्टिकल जो रूलर या फिर शासक रहता है वो बन जाता है बालाजी बाजीराव। अब हम आगे देख लेते हैं, इसी के ही टाइम पर पेशवा का जो मुख्यालय है पूना में ट्रांसफर कर दिया गया। और जब ये कर दिया गया तो जैसे हमने देखा कि जब दिल्ली में लगभग ये इसी के टाइम में क्या हो जाता है, गुजरात का हो गया, आपका बुंदेलखंड का हो गया, और कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र का पार्ट वो हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, कुछ पार्ट जो है गुजरात का, उसमें ये कब्जा कर लेता है। तो इस बात से डिसाइड हो जाता है कि अब पूरे जो केंद्र रहता है सेंट्रल भारत में अब मराठाओं का ही बोलबाला आ जाता है। इसी के टाइम पर ये क्या कर लेते हैं कि इमाद उल मुल्क जो क्या कहते हैं मुगल दरबार में वजीर के पोस्ट पर इन्हीं के ही कहने पर तो नहीं रहता बिल्कुल, हालांकि साइलेंट मोड में रहता है, रियल जो शक्ति रहती है इन्हीं के ही इशारों पर क्या होता है मुगल में वजीर के पोस्ट पर बना दिया जाता है इमाद उल मुल्क को। याद रखिएगा इमाद उल मुल्क जो है
किसने वजीर बनवाया था मुगलों के टाइम पर? वो था किसका? बालाजी बाजीराव के ही टाइम पर। और जो रियल एक हिसाब से मुगलों का जो बैकग्राउंड, जो ताकत है, कहीं ना कहीं पेशवा के ही हाथ में आ गया था। जब वो दिल्ली जीत गया तो अब वो आगे बढ़े। आगे कब बढ़ेंगे? वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब कहां से? आप सब जानते हैं कि ऐसा यहां पर है, जो मराठा जब तक यहां तक आ गया तो यहां पर पंजाब है इस साइड पे, तो वो आगे पंजाब की तरफ बढ़ा। कहीं ना कहीं ये जो उसका जो स्टेप था, कहीं ना कहीं ये गलत साबित होता, इतना गलत साबित होता है कि मराठा जो है यहीं से फिर इसका डिक्लाइन होना भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। 14 जनवरी 1761 पे पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली के कहने पर जो कुछ लोग थे जो कि शासक कर रहा था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान वापस चला जाता है, तो अफगान और मराठों का बीच का जो एक लड़ाई, जो बैटल का जो बुनियादी शुरुआत होता है वो 1761 से शुरू हो जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से। अब ये हो जाता है क्या, यहां पर अफगान और मराठा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो मराठा की तरफ से सेनापति के रूप में कौन रहता है? विश्वराव, जो कि बालाजी बाजीराव का बेटा रहता है। और वहां पर सदाशिव राव भाऊ, जो कि बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई रहता है, एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली रहता है। तो दोनों के बीच में इस हिसाब से लड़ाई होती है यहां पर कि विश्वराव और ये सदाशिव राव की मृत्यु हो जाती है इस लड़ाई में। और मराठा के लगभग 28,000 सेनाओं की इस लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर जब बालाजी बाजीराव को जब पहुंचती है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। उसको सदमा इस हद तक लग जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जो पूरा ऑल इंडिया में जब उसकी जो एम्पायर जो फैलने वाला था, जो सपना था, वो यहीं से टूट जाता है। क्योंकि जो बालाजी बाजीराव है, इसका सपना टूट जाता है और यहीं से फिर सिकुड़ना, जहां से मराठा एम्पायर आगे बढ़ा तो वहीं से फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब हो जाता है तो उसी हद तक अफगान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके पारिवारिक जो लोग हैं अफगानिस्तान में रहता है, वहां पर परिवार की इसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ में अफगान का जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि जो लोग थे, इसके जो सेना में लोग थे, वो 2 साल तक उसको सैलरी नहीं दी थी। तो उन्हीं के लोग ही इसके खिलाफ क्या होता, मोर्चा खोल देते हैं, जिसके वजह से अहमद शाह अब्दाली को भी अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर हो जाता है। तो तीसरी जो युद्ध होता है पानीपत का, इस बात का कोई फैसला नहीं करता है कि अब पूरे भारत में राज कौन करेगा, बल्कि ये नहीं था कौन नहीं करेगा। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों की यहां पे लड़ाई हुई थी, दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब वैसा कोई शक्तिशाली कोई शासक या फिर रूलर या फिर कोई एम्पायर साम्राज्य नहीं बचा था कि पूरे ऑल इंडिया पर यहां पे कब्जा कर सकता है। एक अब यहां पे करेगा तो एक ही करेगा, अंग्रेज करेगा। अब फिर हम लोग अगला पेशवा को देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। आगे की तरफ देख लेते हैं कि माधव राव 1761 में चौथा और आखिरी पेशवा बनता है। माधव राव नाना फडणवीस की मदद से, नाना फडणवीस जो है एक मिनिस्टर रहता है मराठा का, जो कि इन्हीं की मदद से माधव राव 11 वर्षों तक सफल ये राज करता है और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सफल रहता है 11 वर्षों तक। और 1761 में क्या होता है कि मराठों की मदद से शाह आलम जो मुगल शासक बनता है। मराठास हेल्प टू बिकम शाह आलम मुगल एम्पायर, जिसके वजह से हालांकि इनडायरेक्टली इसमें जो पावर जो ज्यादा रहता है वो मराठों का रहता है, ताकि कि शाह आलम सिर्फ क्या एक चेहरा था जो कि मुगलों का एक शासक बना था। उसके बाद क्या होता है कि माधव राव को समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1761 में जब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है उसमें मराठों के बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसके नुकसान के बाद जो लगता है ऐसा कि जो माधव राव है नाना फडणवीस की मदद से वो मराठों को बहुत हद तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है तो एक बुरा टाइम मराठों के लिए शुरुआत का टाइम शुरू हो जाता है। और
प्रीमेच्योर डेथ ऑफ माधव राव की जब मृत्यु हो जाती है तो पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों में विघटित हो जाता है, या फिर पेशवा कंट्रोल्ड मराठा 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड। जैसे मुगलों के साथ हुआ, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मुगल है टूट जाता है, उसी हिसाब से जैसे ही माधव राव की डेथ होती है तो मराठा है ना 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट जाता है। वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला था बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले और साथ में इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। सिर्फ पूना में ही पेशवा एक अब मजबूती के रूप में देखने को मिलता है, बाकी इन सब जगहों पर मराठों का ही कंट्रोल था। जैसे ही माधवराव की डेथ होती है ये सब आजाद हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर पावरफुल अगर देखने को मिलता है वो है ग्वालियर में सिंधिया। इन ग्वालियर में महादजी सिंधिया जो है वो क्या करता है, वो ज्यादा ताकतवर रहता है और वो दिल्ली पर अपना कंट्रोल पा लेता है। तो जब महादजी जब दिल्ली पे कंट्रोल पा लेता है और जैसे ही ये दिल्ली पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता है तो ये क्या करता है कि दिल्ली के आसपास के राजपूतों को और होलकर नाना फडणवीस को हरा देता है, जिसके वजह से इस बात का पता चलता है कि अब जो मराठा है अब लगता है कि फिर से उभर रहा है, जो कि भारत के अन्य क्षेत्रों में वो अपना कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कुछ दिन के बाद इसकी भी डेथ हो जाती है और यहीं से ही जो मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से टूटने का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। अब देखते हैं पूना शक्ति पर प्राप्ति, और जब वो इन लोगों को हरा देता है तो क्योंकि पूना पर किसका पेशवा का जो ताकत रहता है वहां पर भी वो कंट्रोल कर लेता है महादजी सिंधिया, तो और मजबूत हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद सिंधिया की 1794 में 1794 में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहीं से मराठा का डिक्लाइन एक हिसाब से शुरू हो जाता है। नाना फडणवीस की लगभग 1800 में उसकी भी डेथ हो जाती है, जो कि मराठा साम्राज्य को आगे में बढ़ाने में भी इसका रोल रहा था। अब हम लोग यहां से देख ले कि मराठों का थोड़ा सा हमने देखा कि किस हिसाब से कौन कौन आया, वो कैसे कैसे टूटा। सिर्फ हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि भारत जो अंग्रेजों के टाइम में भारत की सिर्फ हम स्थिति को देख रहे हैं कि इसका अंग्रेजों की जब विजय कर रहा था तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ भारत की स्थिति को देख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के क्रम में एक था जाट लोग। जाट वो लोग थे जो कि आज के टाइम में दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास में इन लोग निवास करते थे। यहीं पर ही उनकी सत्ता स्थापित थी और उनमें से था कि जाट राज्य को स्थापित करने वाले एक था चूड़ामल, दूसरा था बदन सिंह। इन दोनों ने मिलकर भरतपुर जाट राज्य का स्थापित करता है, जिसके वजह से जाट जो है अस्तित्व में थोड़ा बहुत आता है। इसमें एक सूरजमल, जो कि सूरजमल अगला शासक बनता है भरतपुर जाट राज्य का, कि जो कि जाट राज्य को बहुत ज्यादा तक विस्तार कर देता है, वहां तक कि पूरब में ईस्ट में गंगा और साउथ में चंबल नदी के बीच तक इसका इलाका रहता है। और ये जाट राज्य भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो सूरजमल वन ऑफ द बेस्ट जो रूलर रहता है जाट का, उसकी मृत्यु 1763 में हो जाती है, जिसके वजह से जाट जो आगे जिसको बढ़ना था वहां पर भी डिक्लाइन उसका शुरू हो जाता है, पतन काल का शुरू हो जाता है। बाकी जो लोग थे आज का टाइम में, अगर हम दिल्ली, आगरा देख लें, अलीगढ़ देख लें, मथुरा देख लें, इसके आसपास और जो इसके जो वंशज रहते थे, फिर वही लूट माट करना वैसे ही वो अपना चलाना शुरू कर दिया शासक के हिसाब से, क्योंकि लूटमाट करते थे, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला कोई एक अच्छा शासक जाटों का नहीं था, जो कि यहीं तक वो सिमट कर रह गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट में से, वो है सिखनिज्म के अगर बारे में मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे ही क्या हुआ था कि धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आक्रामक पंथ की
रूपांतरित किया था गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर। ये इसलिए किया गया था कि सिख निज़म को, सिख को ताकि कि बचाया जा सके और साथ में सिख निज़म को आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए उसने क्या किया था, एक आक्रामक पंथ की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी गुरु गोविंद के टाइम में। इसीलिए यहां पे है कि ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अग्रेसिव सेक्ट टू डिफेंड रिलीजियस एंड फ्रीडम। उसके बाद होता क्या है कि 1708 में बंदा बहादुर सिंह जो है वो सिखों का नेतृत्व करता है और साथ में ये इस हिसाब से वो पराजित हुए, हार जाते हैं और एक जो जंग में ये शहीद हो जाते हैं। 1708 बंदा बहादुर सिंह टुक यहां पे लिखता टुक द लीडरशिप ऑफ सिख डिफीटेड एंड किल, मर जाता है। तो इन्हीं से सिख लोगों ने क्या करता है, मिसल्स या फिर संधियों का स्थापना सिख लोग करता है कि इसके बाद सिख जो है 12 मिसलों में वो टूट जाता है, जिसके इसलिए वो करते हैं ताकि कि पंजाब को एक समृद्ध राज्य बनाया जा सके और सिख निज़म को प्रोटेक्ट या फिर उसको रक्षा प्रदान कर सके। तो 12 मिसलों में पंजाब जो है या फिर सिख टूट जाता है, जो कि इन लोग अलग अलग पंजाब में ही रूल करना शुरू कर देता है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो रहता है, शक्तिशाली और सुदृढ़ पंजाब को बनाने का श्रेय जो वो महाराजा रंजीत सिंह को जाता है, क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह का जो पिता थे वो चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, जिसके वजह से जो महाराजा रंजीत सिंह का भी जो कौन सा मिसल से थे, वो चकिया मिसल से थे। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसी के क्रम में क्या होता है, क्योंकि पंजाब जो एक बहुत अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशिंग पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पंजाब वो जाता है महाराजा रंजीत सिंह को, जो कि पंजाब को एक बेहतर ढंग से वो मजबूती प्रदान करता है। इन्हीं के ही छत्र छाया में ये सारे आगे बढ़ता है। 1799 में लाहौर और 1802 में ये अमृतसर पर ये अपना विजय प्राप्ति करते हैं। इससे यहाँ पे ये जीत लेते हैं, जिसके वजह से पंजाब और मजबूत हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली जब आए थे और नादिर शाह जिस वक्त दिल्ली पर आक्रमण किए थे, तो इसी के टाइम पर पंजाब जो है अपने एक पीक पर एक समृद्ध राज्य बनाने में भी सफल रहा था। लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर सतलज से झेलम तक का इसका साम्राज्य स्थापित कर देता है, एक मजबूती प्रदान करता है सिख निजाम को महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर। लेकिन ऐसा कब होता है कि अमृतसर की संधि, याद रखना यहाँ पर कि अमृतसर की जो संधि है वो राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसी के क्रम में क्या होता है कि 1838 में ये त्रिपक्षीय संधि या फिर ट्रिपार्टाइट ट्रीटी जो होता है राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। यही जो त्रिपक्षीय जो संधि होता है, इसमें कि अंग्रेजों को जो झेलम का जो पार्ट है, झेलम का यही बात है, झेलम का जो पार्ट है वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और इसी त्रिपक्ष में इस बात का डिसाइड होता है कि अंग्रेजों को पंजाब से गुजरते हुए परमिशन देना है कि जो कि शाह शुजा को काबुल में उसको गद्दी में बैठाने के लिए अंग्रेजों को जो मदद चाहिए था शाह शुजा को, तो पंजाब से होते हुए रास्ता चाहिए अंग्रेजों के, ताकि कि वो शाह शुजा को गद्दी में बैठा सके। और इसी के क्रम में क्या होता है कि शाह शुजा से जो है महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कोहिनूर हीरा ले लेता है, क्योंकि अहमद शाह और नादिर शाह का जो पोता रहता है शाह शुजा, तो याद रखना इस बात को, शाह शुजा ने ही कोहिनूर हीरा देता है रंजीत सिंह को, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह भी हेल्प करता है शाह शुजा को काबुल की गद्दी में बैठाने के लिए। यह बात हो जाती है। फिर एक वक्त आता है 1739 में, एक साल के बाद ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और इन्हीं के क्रम में जो महाराजा रंजीत सिंह का जो वंशज रहते हैं और इस सिख निजाम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, वो फिर अंग्रेजों के संरक्षण में रह जाते हैं। फिर हमने देख लिया कि हमने कोशिश किया कि किस हिसाब से अंग्रेजों के विजय के समय में भारत की स्थिति को हमने समझने की कोशिश किया था। यह सेकंड पार्ट था, जिसे मैंने पहले बता दिया है। और फिर हमारी जो मुलाकात होती है वो अगले पार्ट में होती है। अगले चैप्टर को हम लोग आगे बेहतर ढंग से समझेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।